नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से ज़बरदस्त वीडियो लेकर के स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर के बहुउद्देशीय प्रश्न। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करना। जी हाँ, हमारे आज के वीडियो में कुछ इसी तरह का टॉपिक है, जिसमें से आप जो डीसी जनरेटर के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर अब आज हम चर्चा करेंगे। तो आज आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। ये रहा अपने पास पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आर्मेचर किस धातु का बनाया जाता है? ठीक है, आर्मेचर किस धातु का बनाया जाता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और हमको बताना है कि किस धातु का बनाया जाता है। तो आर्मेचर देखिए, ये बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ये आर्मेचर आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी पत्तियों को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। ये पत्तियां सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के बने होते हैं। और इनको क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। ये जो पत्ती है, इन पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के होते हैं आर्मेचर, ठीक है, और इनको लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कहाँ पर पैदा होता है? जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कहाँ पे पैदा होता है? देखिए, जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कहाँ पैदा होता है? तो जनरेटर में जो आंसर होगा जीएनए। जीएनए पर अधिकतम क्या प्राप्त होगा? वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, जीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ये होता है जीएनए। और एक होता है एमएनए। एमएनए का होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या जीएनए पे अधिकतम होगा? देखिए, ये है मान लीजिए एन पोल, ये है एस पोल। तो चुंबकीय रेखाएं इधर से आगे आएंगी, तो जीएनए पर सबसे ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। करेक्ट बात है। तो यदि प्रश्न आता है कि जनरेटर में अधिकतम वोल्टेज कहाँ प्राप्त होता है, तो जीएनए पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन ब्रश किस धातु के बनाए जाते हैं? आप लोगों को मालूम है कि यदि मान लीजिए कोई दो पोल है, ठीक है, यहाँ से किसी कंडक्टर को डाला गया है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज हमको मिलता है, उसको यदि हमें लोड में ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कार्बन ब्रश लगाना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये काले काले कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड। तो ये किस धातु के, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे कार्बन ब्रश हैं। ये किस धातु के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं हमारे कार्बन, या तो कार्बन के होंगे, या फिर कार्बन और कॉपर के होंगे। ठीक है, या प्योर कॉपर का होगा। ठीक है, ज़्यादातर कार्बन प्लस कॉपर या कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन ब्रश किस धातु के बने होते हैं? या तो कार्बन के बने होंगे, या कार्बन प्लस कॉपर के बने होंगे, या प्योर कॉपर के बने होंगे। तो कह सकते हैं कि कार्बन ब्रश किस धातु के बने होते हैं। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसका नाम है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है फैराडे का? यदि मान लीजिए ये एक पोल है, ये हमारा दूसरा पोल है, किन्हीं दो पोलों के बीच घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है, चालक को स्थापित किया जाता है, तो इस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया गया है। तो कौन से सिद्धांत पे जनरेटर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे के सिद्धांत पे कार्य करता है। कभी कभी आता है कि जनरेटर में फ्लेमिंग के कौन सा नियम कार्य करता है?
तो जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कार्य करता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिक विद्युत वोल्टेज लेने के लिए, मतलब हमें यदि किसी भी जनरेटर से ज़्यादा वोल्टेज लेना है तो कौन सी वाइंडिंग करेंगे, मतलब आप किस प्रकार लैप करेंगे। एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। तो आपको अधिक वोल्टेज लेने के लिए आपको क्या किया जाएगा, वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वेव वाइंडिंग आपकी कुछ इस तरह से होगी, ऐसे, है ना। ये एक प्रकार से इस प्रकार से आगे की ओर लगातार बढ़ती जाएगी। और जो लैप वाइंडिंग होती है वो मतलब एक के ऊपर एक ही लपेट करके बना दी जाती है, ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, ये आगे इस तरह की ओर बढ़ती जाएगी, मतलब एक के ऊपर चढ़ा देना, है ना, ये लैप कहलाती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए आप कौन सा जनरेटर प्रयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है, बहुत सारी बैटरी लगी होती हैं, उनको चार्ज करने के लिए हमें एक जनरेटर का इस्तेमाल करना होता है, वो है शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर, शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एक सीरीज जनित्र, एक शंट जनित्र और तीसरा है कंपाउंड जनित्र। बिल्कुल सही जानकारी है। हाँ, अब शंट जनरेटर कैसा होता है ये ध्यान दो। शंट जनरेटर अपना, एक सेकंड मैं इसे मिटा दूं, हाँ, ओह शिट डिस्टर्ब हो गया, हाँ ठीक है। शंट जनरेटर एक आपको शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग। एक हमारी है आर्मेचर वाइंडिंग, क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इन दोनों वाइंडिंग को क्या किया जाता है, पैरेलल में, लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो ये कौन सी वो हो गई, ये शंट फील्ड वाइंडिंग, मतलब एक प्रकार से शंट जनरेटर हो गया। ठीक है, और शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है, सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है। और तो देखिए, सीरीज जनरेटर यानी कि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होगी, हमेशा श्रेणी में कनेक्टेड होगी। करेक्ट बात सबसे पहले ये। फिर दूसरी बात ये है कि मिटा दूं इसको, हाँ, दूसरी बात ये है कि बूस्टर के रूप में, बूस्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बूस्टर के रूप में शंट जनरेटर का इस्तेमाल होता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये इधर बस बार गई हुई, ठीक है, इधर क्या गई है, बस बार। बस बार समझते जिसमें हाई वोल्टेज फ्लो करता है, ये बस बार गई है। इसी में देखो सबका कनेक्शन किया हुआ है ना। यहीं पे क्या होता है कि बूस्टर के रूप में, ये कहाँ है, ट्रांसमिशन लाइन है ना, और यहीं पर ये बूस्टर के रूप में हमारा सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न के रूप में चलते हैं। इंटरपोल, इंटरपोल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इंटरपोल के कनेक्शन कैसे किए जाते। अब देखिए इंटरपोल होता क्या। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 मेन पोल बनाए, ये अपना एक मेन पोल हो गया और ये हमारा दूसरा मेन पोल हो गया। ठीक है, इन्हीं के बीच में हमने एक छोटा सा एक और 2 ठो पोल बना दिए। इन्हीं को बोलते हैं क्या, इंटरपोल। इनको क्या बोलते हैं, इंटरपोल। यह 2 मुख्य पोल के बीच में, मतलब बॉडी के साथ हम इसको कस देते हैं। ये मेन पोल से छोटा होता, और इसमें जो वाइंडिंग की जाती है ना, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है ये हमेशा मोटे तार की, कैसी होती है, मोटे तार की और कम लपेट की होती है। हाँ, मोटे तार की और कम लपेट की इंटरपोल होती। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में, जैसे आपने ये आर्मेचर वाइंडिंग लगाया है, ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, यहीं पर आप इंटरपोल लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरपोल का कनेक्शन। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि कम्यूटेशन, जब कम्यूटेशन होता है तो उस समय क्या होता है, विपरीत दिशा में वोल्टेज पैदा होता है,
हाँ, विपरीत दिशा में वोल्टेज पैदा होने की वजह से उसमें थोड़ा सा चिंगारियाँ पैदा होती। इस चिंगारी को समाप्त करने के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, कौन सा लॉस कांस्टेंट होता है? तो आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस क्या होते हैं? हमेशा कांस्टेंट होते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्यूटेटर का कार्य क्या है? कम्यूटेटर एक प्रकार से बच्चों मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, जो कहना चाहिए यहाँ पर हमको एसी मिलती है, इस पूरे एरिया में हमको एसी प्रकार की एनर्जी मिलती है ना। लेकिन यहाँ पर कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, ये सॉरी, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगे रहते हैं ब्लैक कलर के, तो ये कम्यूटेटर कहलाता है। इस पे हमको डीसी मिलती, मतलब एसी को डीसी में कम्यूटेटर भी हमारा चेंज करता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर का ये बनाया जाता है। कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर का बनाया जाता है, ये आपको जानकारी होगी। तो कम्यूटेटर का कार्य क्या है? यह आर्मेचर में उत्पन्न डीसी सप्लाई को बाहर निकालने का काम करता है। आर्मेचर यहाँ से डीसी बनेगी, इस एरिया में डीसी बनेगी, है ना, मतलब यहाँ पर एफी है, यहाँ पर डीसी है, तो इस डीसी को बाहर निकालने का काम कम्यूटेटर के माध्यम से होता है, यानी एसी को डीसी में कम्यूटेटर के माध्यम से भी चेंज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपोल का कार्य क्या है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो स्पार्किंग पैदा, पार्किंग नहीं भाई, पार्किंग नहीं है, इसको बोलते हैं स्पार्किंग, यानी चिंगारी। चिंगारी को कम करने के लिए हमें इंटरपोल लगाना होता है। किसके श्रेणी में लगाते हैं? तो आर्मेचर के श्रेणी में। ये देखिए, ये आर्मेचर है, उसी के श्रेणी में इंटरपोल को लगाया गया है। सही है ना? तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, घर में थोड़ा पढ़ते रहा करें। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वोल्टेज कैसे पैदा करता है? पहले ये समझते सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मतलब स्व उत्तेजित जनरेटर। जिस जनरेटर में फील्ड पोल को एक्साइटेड करने के लिए, फील्ड पोल को एक्साइटेड करने के लिए बाह्य विद्युत की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है ना। तो फिर विद्युत कैसे पैदा होगी? तो विद्युत मतलब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे बनाता है? रेसिडुअल मैग्नेट के कारण पहले वोल्टेज कम मात्रा में उत्पन्न होती है ना। ये प्रश्न है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कैसे वोल्टेज कैसे पैदा करता है? तो अवशिष्ट चुंबक की वजह से वह स्टार्टिंग में कम वोल्टेज बनाता है, फिर धीरे धीरे यह बढ़ाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्मेचर कोर लेमिनेटेड क्यों बनाए जाते हैं? आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाए जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों बनाए जाते हैं? आर्मेचर कोर में हमेशा यही कोर है, ये कोर लगी हुई है, इन्हीं कोर में हमेशा एक लॉस होता है जिसे हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस बोलते हैं। इसी लॉस को कम करने के लिए इसको लेमिनेटेड करा जाता है, अचालक बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या डीसी जनरेटर को मोटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक डीसी जनरेटर है। क्या है ये? डीसी जनरेटर है। यहाँ पर हमको मान लीजिए कि ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है। अब जनरेटर को चलाने के लिए एक मोटर भी चाहिए, है ना, जो शाफ्ट के माध्यम से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। हाँ, क्या होती है? कनेक्टेड होती है। अब समझना बात को, जब हमारा ये मोटर घूमेगी, क्या होगी? जब हमारी मोटर घूमेगी तो जनरेटर का काम करेगा, है ना। यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
अब यदि हम सप्लाई इधर से दे दें, टू सप्लाई कर दें, है ना, इसको क्या कर दें, टू सप्लाई कर दें, इधर से हम सप्लाई दे दें तो ये मोटर की भांति कार्य करने लगे। यदि हम यहाँ से हम इसको घुमाएं तो जनरेटर बन जाएगा, लेकिन यदि हम यहाँ पर इसको सप्लाई से जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा मोटर बन जाएगा। ठीक है ना। ये जो नहीं समझे थोड़ा सा और अच्छे से समझा रहे हैं, क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। यदि ये टर्मिनल बॉक्स है, यदि आप इससे सप्लाई ले रहे हैं लैंप के लिए, है ना, तो ये एक प्रकार से जनरेटर। और यदि यहीं पर आप क्या करें, डीसी सप्लाई दे दें, क्या कर दें, डीसी सप्लाई दे दें, तो ये मोटर बन जाएगा। समझ गए। तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं यदि हम मशीन को डीसी सप्लाई से जोड़ दें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्मेचर में प्रयोग किए जाने वाले कोर का नाम बताओ। तो लेमिनेटेड कोर इस्तेमाल की जाती, क्या की जाती है, इस तरह की कोर होती है बच्चों, समझ रहे हैं, ये इस तरह की पूरी कोर होती है जो कि लेमिनेटेड होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक्साइटेशन के आधार पर जनरेटर के प्रकार बताइए। एक्साइटेशन के आधार पर एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। एक जो खुद से एक्साइटेड हो, फील्ड वाइंडिंग जो खुद से एक्साइटेड हो, और दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा एक्साइटेड हो, वो सेपरेटली कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज किस सूत्र से प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। E बराबर 5ZNP 60 इंटू P अपान A। E बराबर 5ZNP 60 इंटू P अपान A, जहाँ पर फाई क्या है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स, क्या है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स। ए क्या है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि ए क्या है, तो समानांतर पथों की संख्या, क्या, पैरेलल पथों की संख्या। पी क्या है, पी है पोल्स की संख्या, समझ रहे हैं, हाँ। जेड क्या है, चालकों की संख्या। और एन क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि एन क्या कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, चालक में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होते हैं। चालकों में ईएमएफ कैसे होते हैं। कॉइल को, ये कॉइल है, कॉइल को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस कॉइल चालकों में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत भी यही है। आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है। पहली बात, फ्लक्स कमज़ोर हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स कमज़ोर हो जाता है, ईएमएफ को कम कर देता है, साथ में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। टीपीटी को शक्तिशाली और एलपीटी को कमज़ोर कर देता है। ये है आर्मेचर रिएक्शन। यदि आप लोग कहेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इन्हें पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक, तब तक अगला वीडियो आपके लिए और भी ज़बरदस्त है। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।